हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। बच्चों आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं यानी कि पाठ के बारे में बताएंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं, परंतु उससे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और हमारे इस वीडियो को स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। आइए आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पाठ पहला चल रहा है कक्षा 8 का परिमेय संख्याएं। इसमें कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे, इनकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताएंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या है प्राकृत संख्या। इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा जान लेते हैं हम। वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गणना करने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ ऐसा है कि वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गणना करने के लिए करते हैं। जैसे आप सोचिए, यदि हम किसी वस्तु की गणना करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से जितनी वस्तुएं होती हैं उसके हिसाब से गणना करते हैं। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पास में है। वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गणना करने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। यहाँ देखिए उदाहरण लिए लेते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट अनंत तक। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात जिसे बताया नहीं जा सकता। ये कह सकते हैं कि जिसे बताया नहीं जा सकता। और इसके बाद हम इसके एक नोट बता देते हैं आपको। प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और यदि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात करें तो बड़ी हम लोग कह सकते हैं अनंत, अर्थात जिसे बताया नहीं जा सकता। और प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो 1 है। तो प्राकृत संख्या आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगली संख्या है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर बना संख्याओं का नया समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक। इसमें यदि मान लीजिए पहले शून्य को शामिल कर लिया जाए तो अब ये जो नया समूह बन गया, यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, तो इसको हम लोग कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे मान लीजिए हम 0 को हटाते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, तो यहाँ ये प्राकृत संख्याएं हो गई। और जैसे इसमें 0 शामिल कर लेंगे तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं 0 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट डॉट अनंत तक की सभी संख्याएं ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, शून्य सहित। और इसकी नोट बता देते हैं। नोट में है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे बड़ी की बात करेंगे तो अनंत, अर्थात जिसे बताया नहीं जा सकता। ये हो गई पूर्ण संख्याएं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं वे बता देते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं हम, 0 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक। यदि इन संख्याओं में कुछ ऋणात्मक संख्याएं, जैसे कि मान लीजिए ऋण 1 ऋण 2 डॉट डॉट इस प्रकार से इधर भी अनंत तक, तो ये संख्याओं का पूरा समूह पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, शून्य और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। जैसे मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं ये बता रहे हैं आपको। शून्य को छोड़कर दाएं साइड, शून्य के
दाएं की ओर सभी संख्याएं जैसे 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक, ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट यहाँ से ये अनंत तक, ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से बाईं ओर जैसे हो गया ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस तरह से डॉट डॉट अनंत तक, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। यानी जिसके पहले ऋण का चिन्ह लगा हो, जिन अंकों के पहले ऋण का चिन्ह लगा हो वो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, और जिनमें कोई चिन्ह नहीं लगा होता इसे हम प्लस मानते, धन मानते हैं, तो इन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब शून्य की बात करें तो शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इस पर कोई भी आयन नहीं होता, ना तो धन और ना ही ऋण। इसे धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक ऐसा नहीं कह सकते, ये केवल एक पूर्णांक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगली संख्या हम सीखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या भी हो, भाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे मान लीजिए कुछ संख्याएं हम यहाँ पास ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 6 हो गया, 10 हो गया। इनमें से मान लीजिए इनमें से कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 4 उठाते हैं हम, और 4 का अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो हम यहाँ पाएंगे 4 खुद 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी 4 एकम 4 और 4 2 से डिवाइड होता है, 2 दूना 4 और 4 1 से भी डिवाइड होता है, 1 चौके 4। तो यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ लिखा है परिभाषा में, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा, एक यहाँ गुणनखंड इसका 1 है और स्वयं मतलब वही संख्या अर्थात 4 है, उसके अलावा अन्य कोई संख्या भी हो। तो यहाँ अन्य एक संख्या 2 आ गई है। यहाँ इसके मतलब ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हों। यहाँ पास हम देख रहे हैं 1 और स्वयं संख्या के अलावा एक अन्य संख्या 2 है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 4 को 6 का गुणनखंड करेंगे तो 6 खुद 6 से डिवाइड हो जाता है, इसके बाद वह 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 दूना 6, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 3 6, और 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 1 छक्के 6। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं संख्या 6 जो है स्वयं 6 से डिवाइड होती है, 1 से डिवाइड होती है, इसके अलावा अन्य 2 संख्याएं हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या कहलाती है। इस प्रकार की संख्याएं सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो भाज्य संख्याएं आपको आशा करता हूं समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और आगे जानेंगे हम लोग अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ से अब अभाज्य संख्याएं सीखेंगे हम। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं की डिफिनेशन होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं संख्या हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख लेते हैं 2 3 5 7 13 19 आदि और भी कई संख्याएं। तो यहाँ यदि मान लीजिए हम 2 उठाते हैं और 2 का गुणनखंड करते हैं तो 2 खुद से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, और 1 से डिवाइड होगा, 1 दूना 2। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 2 का गुणनखंड स्वयं 2 है और इसके बाद 1 है, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए हम 13 का गुणनखंड करें तो 13 भी खुद 13 से डिवाइड होगा, 13 एकम 13, इसके अलावा यदि मान लीजिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक्के 12, 1 शेष बच जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 13 स्वयं 13 से डिवाइड हो जाता है, 13 एकम 13, और 1 से 1 का 13 बार जब गुणा करेंगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड हम देख पा रहे होंगे आप कि 13 और 1 है, यानी कि स्वयं संख्या है और उसके अलावा 1 है, इसके अलावा और कोई भी अन्य संख्या नहीं है, इसलिए इस प्रकार की संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्योंकि इसकी डेफिनेशन ऐसी है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं संख्या हो, अर्थात स्वयं वही संख्या हो, तो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, इसके नोट बता देते हैं आपको। एक संख्या 1 जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आपको हमने अभाज्य और अभाज्य दोनों संख्याएं बताया, लेकिन उसमें 1 का जिक्र कहीं पास भी नहीं किया, तो 1 को यहाँ पास बता रहे हैं। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। दूसरे नोट में बता देते हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या 2 है।
अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग सम संख्याएं जान लेते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जैसे मान लीजिए 26 ले लिया जाए तो यहाँ इकाई का अंक 6 हो गया तो ये सम संख्या हो गई। यदि मान लीजिए केवल 8 बस लेते हैं तो यहाँ इकाई अंक बस है और ये 8 है, इसलिए ये भी सम संख्या हो गई। यदि मान लीजिए और बड़ी संख्याएं लिए लेते हैं 5, 7, 4, ये 3 अंकों की संख्या हो गई। इसमें देख रहे हैं हम इकाई का अंक 4 है, इसलिए हम देखकर ही इसे बता सकते हैं यह सम संख्या है। आपको कई जगह पढ़ने को मिला होगा कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उनको सम संख्याएं कहते हैं। तो ऐसे में यदि मान लीजिए कुछ बड़ी संख्याएं, जैसे मान लीजिए 5, 7, 3, 2, 8, इस प्रकार से और भी बड़ी संख्याएं मिल जाएंगी तो हमको सम संख्या ज्ञात करने में समय लगेगा। और इस परिभाषा से हम लोग आसानी से देखकर ही बता सकते हैं कि यह संख्या सम है। अब बढ़ते हैं आगे सम संख्याओं के बाद। अगली संख्या है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 5 हो गया, 115 हो गया, 243 हो गया, 1529 हो गया। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इनके इकाई अंक में 3, 5, इसमें भी 5 है, 3, 9, इस प्रकार से, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये ठीक सम संख्याओं को उल्टा है। इनके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। और भी कई उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए 40,829, 56,757, इस प्रकार से अन्य कई संख्याएं ले सकते हैं जिनके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 हो। ये संख्याएं हम कह सकते हैं, देखकर भी बता सकते हैं कि ये संख्याएं विषम संख्याएं हैं। इनमें भाग देकर बताने की आवश्यकता ना पड़ेगी, जल्दी से बता पाएंगे हम लोग कि ये कौन सी संख्याएं सम संख्याएं और कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे सीखेंगे हम लोग परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या वे P/Q के रूप में हों, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि P/Q है, यहाँ P/Q है, इसको ऊपर वाले को अंश कहते हैं नॉमिनेटर और नीचे वाले को हर कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि हर जो है वह 0 नॉट इक्वल टू लिखा है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। हर Q जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण लिए लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5/7 हो गया, 4/3 हो गया, 12/7 हो गया। और भी कई संख्याएं ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये संख्याएं P/Q के रूप में हैं, परंतु ये संख्याएं P/Q के रूप में नहीं है और 0 हो गया। तो इनको अब बताते हैं कि इन्हें परिमेय संख्या हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। यहाँ देखिए ये संख्या 2 है और 2 के बटे में हम 1 लगा सकते हैं। क्यों 1 लगा सकते हैं कि यदि मान लीजिए हम 2 में सपोज कीजिए 1 का भाग देते हैं तो 1 दूना 2, तो इसे या तो 2 लिख सकते हैं या तो 2/1 लिख सकते हैं। तो जब 2 हर में 1 लगा सकते हैं यदि हम इसके, तो यह P/Q के रूप में हो जाती है, P/Q के रूप में हो जाती है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। 4 की बात करें तो इसी प्रकार के 4 के हर में भी हम 1 लगा करके इसे एक परिमेय संख्या बना सकते हैं। 0 की बात करें तो 0 और बटे में इसके 1 लगा सकते हैं, जहां Q जो है वह 0 नहीं है, यानी कि हर जो है 0 नहीं है बल्कि 1 है। इसलिए इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात यह संख्या भी एक परिमेय संख्या है। और भी कई उदाहरण लिए लेते हैं। मान लीजिए जैसे 27 हो गया,
27 के बट्टे में 1 लगा सकते हैं तो यह भी परिमेय संख्या हो जाएगी। और ऋणात्मक संख्याओं की बात करिए यदि मान लीजिए तो ऋण 2 के बट्टे में भी हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऋण 2 में 1 का भाग देंगे तो वापस हमें ऋण 2 प्राप्त होगा, इसलिए इसे भी हम कह सकते हैं कि आप ये एक परिमेय संख्या है। इसके कुछ नोट बता देते हैं। नोट में ये आपको जरूर ध्यान रखना है, वीडियो को बल्कि पुश करके आप अच्छे तरीके से नोट बना लीजिएगा और उसका अध्ययन कर लीजिएगा। नोट में है 0 एक परिमेय संख्या है, यहाँ हमें इसे मोस्ट रूप से ध्यान में रखना है। 0 एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग आगे की संख्याएं पढ़ते हैं। आगे की संख्या है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये बताते हैं आपको। अपरिमेय संख्याएं कुछ इस तरह से होती है, जैसे मान लीजिए √5, √3, √7, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट के रूप में होती हैं, जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें इसके हर में हम 1 लगा करके इसे नहीं व्यक्त कर सकते हैं। और कुछ अंडर रूट संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं, जैसे मान लीजिए √4 हो गया, तो 4 को हम लोग बात करें तो 4 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, इसके 2 गुणनखंड 2 और 2 होते हैं, तो यहाँ से इनका पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है। जब जोड़ा बन जाता है अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का, तो उसे हम अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं एक बार में। तो यहाँ 2 का पेयर बन गया, इसलिए इसे अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं 2, और जब ये 2 हो गया तो इसके हर में हम लोग 1 लगा करके इसे परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो √4 की बात करें तो यह एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 की बात करें जिसका इसका यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 × 1, यहाँ पास हम देख रहे हैं 5 का अथवा 1 का किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए हम अंडर रूट से बाहर ना निकाल पाएंगे और ये अपरिमेय संख्या ही होगी। और √4 की बात करें तो ये 2 का वर्ग है, अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग है तो वे संख्याएं अंडर रूट के अंदर हो तो उनको परिमेय संख्याएं कह सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये 4 हो गया, और 9 की बात करें √9 की, तो √9 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3, यहाँ 3 का पेयर जोड़ा मिल जाएगा, तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 3 के बट्टे में 1 लगा करके इसे कह सकते हैं यह परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं के जो अंडर रूट के अंदर है जिनको हम बाहर नहीं निकाल सकते वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। साथ में आप ध्यान में रखेंगे पाई जो होता है, आप सुने होंगे पाई का नाम, इसका मान भी होता है 22/7। तो पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं आगे। जो संख्या हम आपको बताए हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं यह बता देते हैं। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर्स बोलते हैं, पूर्णांक संख्या को इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, और भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। सम संख्या को इवन नंबर्स बोलते हैं, विषम संख्या को ओड नंबर्स बोलते हैं, और परिमेय संख्या को, जो कि पाठ का नाम है, इसे रेशनल नंबर बोलते हैं, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं आपको कि यदि मान लीजिए कहीं पास इंग्लिश से कोई बात करते हैं, कोई नाम लेते हैं इन संख्याओं का, तो आप कंफ्यूज ना हो और आसानी से बता सकें इनकी डेफिनेशन। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पाठ का परिचय आगे भी एक भाग में बनाया जाएगा, वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पास समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।